वुमेन हेल्थ एंड आयुर्वेदा। इस सीरीज में आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में प्रत्येक महीने होने वाला एक नेचुरल क्लींजिंग प्रोसेस है, यानी कि शरीर के शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है। इस समय महिलाओं का जो शरीर होता है वो दोषों के इम्बैलेंस के लिए बहुत अधिक प्रोन होता है। यदि सही डाइट या लाइफ स्टाइल नहीं फॉलो की जाती है तो बहुत सारे वेरियस मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होने के चांसेज होते हैं और यही आगे चल करके रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर या प्रॉब्लम्स में चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स के दौरान क्या डाइट या लाइफ स्टाइल फॉलो करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तस्राव महिलाओं में होने वाला एक रेगुलर प्रोसेस है जो इटसेल्फ इम्बैलेंस दोषों को बैलेंस करता है, रस और रक्त धातु को प्यूरिफाई करता है, जिससे कि जो महिलाएं हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है वो नॉर्मल बने रहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यदि दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है तो ये महिलाओं के स्वयं के स्वास्थ्य के साथ साथ प्रोजेनी यानी कि अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करती है तो आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। इसीलिए आयुर्वेद में मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मल रखने के लिए बहुत अधिक जोर दिया गया है और इसे आयुर्वेद में रजस्वलाचर्या कहा गया है। यानी कि आर्तस्राव के दिनों में या मेंस्ट्रुअल फ्लो के दिनों में क्या डाइट खानी है, क्या लाइफ स्टाइल फॉलो करनी है और क्या नहीं करना है। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मल और कंप्लीट रखने के लिए तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कफ दोष जो कि नरिश करता है, सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है। जो फॉलिकुलर फेज होती है अप टू ओव्यूलेशन जिसमें कि एग को मैच्योरेशन होता है, वहां कफ दोष का कार्य होता है। पित्त दोष जो होता है वो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है जिससे कि यूट्रस या जो गर्भाशय होता है वो जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके इम्प्लांटेशन के लिए उसे प्रिपेयर करता है और इसे सिक्रेटरी फेज कहा जाता है। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। इसके अलावा पित्त दोष जो ओव्यूलेशन के समय बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है जिसे कि बेजल बॉडी टेम्परेचर कहा जाता है, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। वात दोष जो कि मूवमेंट और एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। विशेष रूप से जो अपान वायु है यदि वो बैलेंस में होती है, विदाउट पेन, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो डाउनवर्ड होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में यदि दोषों का इम्बैलेंस होता है तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में क्या क्या सिम्टम मिल सकते हैं। स्कैंटी ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, लोअर बैक एक है, साइकोलॉजिकल सिम्टम जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, एंगर, ये सब मिल सकता है। अदर सिम्टम्स में हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, डायरिया, ये सब मिल सकते हैं। अब बात करते हैं रजस्वलाचर्या की, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के दिनों में क्या डाइट रेजिमेन हमको फॉलो करनी चाहिए। तो सिद्धांत रूप में डाइट ऐसी होनी चाहिए जो दोषों को बैलेंस में रखे, डाइजेस्टिव फायर या पाचकाग्नि को मेंटेन रखे और दिमाग को शांत रखे, यानी कि सात्विक प्रभाव वाली हो। तो आयुर्वेद में इसके लिए हविष्य अन्न का प्रयोग करें ऐसा कहा गया है। हविष्य अन्न का मतलब है कि यज्ञ आदि में जो सात्विक अन्न का प्रयोग किया जाता है या फिर यज्ञ आदि या व्रत के दिन जो सात्विक अन्न खाने में प्रयोग किया जाता है जैसे कि घी, चावल, जौ, तिल, मूंग, घी, ये सभी हविष्य अन्न के अंतर्गत आते हैं। अब पॉइंट वाइज बात करते हैं कि डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन रखा जाए। जब भी शरीर की किसी भी प्रकार की कोई शुद्धि कराई जाती है तो डाइजेस्टिव फायर या पाचकाग्नि जो है वो लो हो जाती है। ऐसा ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि नेचुरल शुद्धिकरण का प्रोसेस है उसके दौरान हो जाता है। चूंकि लो डाइजेस्टिव फायर रहती है तो शरीर में जो भोजन अगर नहीं पचता है उसकी वजह से आम बनता है जो कि एक प्रकार का विष या टॉक्सिन होता है जो चैनल्स में अक्यूमुलेट हो जाता है और दोषों में इम्बैलेंस करता है जिसके कारण वेरियस मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अतिरिक्त इंडाइजेशन के कारण जो सिम्टम है हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे भी हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें,
क्या डाइट लें? पहला है लाइट फूड लें, जो भी इजीली डाइजेस्टेबल फूड है उसका आप प्रयोग करें। फ्रेश और वार्म होना चाहिए। मूंग है, चावल है, जौ का दलिया है, मूंग चावल की खिचड़ी है, इनका प्रयोग किया जा सकता है। ड्रिंक वार्म वाटर, यानी कि निवाया पानी आपको पीना है। ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, टेस्ट और एपेटाइट है उसको इम्प्रूव करता है, और स्मूथ मेंस्ट्रुअल फ्लो विदाउट एब्डोमिनल क्रैम्प्स में भी हेल्प करता है। अवॉइड करना है आपको ऑयली फूड, जंक फूड, रेफ्रिजरेटेड फूड, डीप फ्राइड फूड, फिश, मीट, चीज, जितना भी ऐसा भोजन है जो कि पचने में भारी है वो आपको नहीं खाना है, अवॉइड करना है। भोजन आपको समय से करना है। जैसे आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं तो आपको तीनों टाइम खाना है, मील स्किप नहीं करना है, लेकिन उसमें आपको क्वांटिटी कम खानी है और भोजन सुपाच्य खाना है जो आसानी से पच जाए। इसके अतिरिक्त अपनी डाइट में आप घी की थोड़ी मात्रा जरूर ऐड करें, क्योंकि डाइजेस्टिव एसिड्स को मेंटेन रखता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को नरिश करता है, अपान वात को बैलेंस में रखता है, माइंड को काम रखता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट में घी सम्मिलित करें। फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक है, बिकॉज हार्मोन्स बनाने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। बट देखना यह है कि कौन सी जो फैट है वो हमारे लिए बेस्ट है। तो प्रयोग में लाने के लिए जो बेस्ट फैट है वो घी है। यदि आपके मन में घी को लेके कोई शंका हो या फिर आप घी के बारे में अधिक जानना चाहते हो, घी से रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वात दोष को बैलेंस में रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है आपको रेस्ट करना है। और हमारे कस्टम में भी देखिए है कि जब पीरियड्स के दौरान बहुत सारे काम जो है हमें अलाउ नहीं होते, यानी कि किचन के कुछ काम नहीं करने हैं, तो ये हमारा जो कस्टम है या ट्रेडिशन है ये बहुत साइंटिफिक है। इसका जो मेन उद्देश्य वो यही है कि फ्लो के दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा आराम कर सकें। तो आपको अवॉइड करना है कोई भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ फिजिकल वर्क है, एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, लॉन्ग ट्रैवल है, क्योंकि इनकी वजह से शरीर में वात बढ़ती है और उसकी वजह से पेन है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, हेडेक है, मूड स्विंग, स्ट्रेस, ये सब बढ़ता है। अवॉइड करना है आपको लेट नाइट स्लीप, क्योंकि उससे भी वात दोष बढ़ता है। जितने भी नेचुरल अर्जेस हैं, यानी कि जो वेग आते हैं, उनको आपको सप्रेस नहीं करना है, उससे अपान वायु की तुष्टि होती है। इसके अलावा वात को संतुलन में रखने के लिए क्या डाइट लेनी चाहिए? तो घी है, दूध है, गन्ने का रस है, कोकोनट वाटर है, बादाम है, रोस्टेड बादाम स्पेशली, राइस है, व्हीट है, जिंजर, सेसमे सीड, क्यूमिन सीड, तो ये ऐसी चीजें जो है आपको सेवन करनी है। अब बात करते हैं पित्त दोष को बैलेंस में रखने के लिए क्या करना है। तो जितने भी स्पाइसी, सावर, खट्टे, सॉल्टी, नमकीन जितने भी पदार्थ हैं या फूड है, उन सबको अवॉइड करना है। जैसे चिली है, इमली है, कच्चा आम, अमचूर, अचार, ये सब नहीं खाना है। अगर इन सब का सेवन किया जाता है तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एक्सेस में हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, एंगर, आउटबर्स्ट, ये सब होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। यहाँ एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि यदि आप कर सकें तो अपनी 1 या 2 साइकिल में जो फ्लो के 3 से 4 दिन हैं उनमें आप नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और ऐसा करके जो आपकी बॉडी में जो चेंजेज आते हैं आप उनको देखें, ड्रास्टिक चेंजेज आप अपनी बॉडी में फील करेंगे। बट यदि आप नमक बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं तो उसकी जगह सेंधे नमक का सेवन करें और कम मात्रा में सेवन करें। अगर डाइट की बात करें तो दूध, घी, मूंग, तुरई, चीकू, अनार, क्यूमिन सीड्स है, मिश्री है, मुनक्का है, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अब दिमाग को शांत रखने या माइंड को काम करने के लिए क्या करना है? तो सात्विक भोजन जो कि पचने में हल्का हो, ताज़ा बनाया गया हो, गरम गरम हो, टेस्ट में स्वीट यानी कि मधुर रस वाला हो, जिसमें घी, शहद, दूध ये सब ऐड किया गया हो, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। सात्विक भोजन से दिमाग शांत होता है, क्योंकि कहा है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसके अतिरिक्त मेडिटेशन और प्राणायाम, इनका प्रयोग करना चाहिए दिमाग को शांत रखने के लिए। तो मेडिटेशन के लिए जो हम कर सकते हैं तो 10 मिनट सुबह और 10 मिनट रात में, या तो लेटने की जो भी पोजीशन आपको आरामदायक लगे, या यदि आप स्ट्रेट बैठ सकते हैं जिसमें आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो, बस आपको आंखें बंद करके बैठना है और कुछ भी नहीं सोचना है। आप समझ लीजिए कि सुबह के 10 मिनट और रात के 10 मिनट आप सिर्फ अपने आप को दे रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है। हमारे लिए यही मेडिटेशन, और आप देखिएगा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है।
प्राणायाम के लिए जो बहुत शुरुआती प्राणायाम है जिसे कि उज्जयी प्राणायाम कहा जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना चाहिए। तो इसके लिए हमें 3 ब्लैंकेट की आवश्यकता होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको ये कैसे करना है। तो इसके लिए आप 2 जो ब्लैंकेट है आप उनको फोल्ड करके और अपने टॉर्सो सपोर्ट के लिए रख लीजिए और एक जो है हेड सपोर्ट के लिए इस तरह रख लीजिए। तो आप जो ब्लैंकेट है उनके फ्रंट में बेंट लेग के साथ बैठ जाइए और उसके बाद हाथों के सहारे से पीछे आप जो ब्लैंकेट है अपने टॉर्सो को सहारा देते हुए उस पर लेट जाएं और जो हेड के लिए जो ब्लैंकेट है उसे अपने हेड के सपोर्ट के लिए एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर क्या है, आपकी चेस्ट ओपन रहेगी, ब्रीदिंग में आपको हेल्प होगी। दोनों पाम जो हैं वो सीलिंग को फेस करते हुए रहेंगे। अब आप 1 बाय 1 जो है अपनी लेग को स्ट्रेट कर सकते हैं और बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए। अब स्लोली आप अपनी आंखें जो हैं वो बंद कर लीजिए और यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स होके लेटना है और अपनी आपकी जो सांस आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। कोई भी फोर्स आपको ब्रीदिंग यहाँ नहीं करनी है, जो ब्रीदिंग आपकी चल रही है उसको बस ऑब्जर्व करना है और ऐसे ही आप 10 मिनट लेटे रहिए। उसके बाद आप दोबारा अपनी जो लेग्स हैं उनको आप बेंड कीजिए, स्लोली अपने हाथों को सहारा देते हुए आप ऊपर आ जाएं और इस तरह से ये प्राणायाम आपको करना है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि हम सभी इसे फॉलो करें क्योंकि बहुत अच्छे चेंजेस जो हैं वो बॉडी में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि यानी कि जो बच्चियाँ हैं जिनको पीरियड शुरू होते हैं तभी से हम उन्हें गाइड करें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उन फ्लो के दिनों में उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम शुरू से उनमें ये गाइड करते हैं तो उनमें ये एक हैबिट बन जाती है जिससे कि वो होने वाले मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हैं, रिप्रोडक्टिव एज में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो बची रहेंगी। अभी आप देख भी रहे हैं कि 50% लोगों में बेबी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम रजस्वलाचर्या है या जो फ्लो के दिन है उसमें हम डाइट और लाइफ स्टाइल जो हमारी बहुत रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से कोई ना कोई मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो है लगभग महिलाओं में मिलता है, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं और जब तक रिप्रोडक्टिव एज तक हम आते हैं तब तक वो एक डिसऑर्डर या समस्या का रूप ले लेती है। तो यदि हम बच्चियों को सही तरीके से गाइड करते हैं तो ये उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और बच्चों को गाइड करेंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।